नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। श्री मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख के 10 जून को दिए गए भाषण के उपरांत क्या बीजेपी ने अपने तेवर बदल दिए हैं? क्या बीजेपी हेडेड बाय नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार 3.0 में अपने 2014 और 2019 वो तल्ख तेवर छोड़ दिए जाएंगे? आइए इसी प्रश्न पर विवेचना करते हैं। मोहन भागवत जी सरकार गठन के दूसरे दिन यानी 10 तारीख को नागपुर में जो भाषण दिया, वह भाषण कई एक राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि बिल्कुल अप्रत्याशित था। जिस तरीके से उन्होंने अप्रत्यक्ष लेकिन कठोर प्रहार बीजेपी पार्टी एज सच और 2024 में संपन्न हुए चुनाव और चुनाव लड़ने के तरीके, गढ़े गए नारे, यूज़ किए गए रेटरिक्स पर जिस प्रकार प्रहार किया, वह बीजेपी के कई नेताओं के लिए भी अप्रत्याशित था। उनके भाषण में प्रमुख 10 बातें थी। आइए उसको बारी बारी से समझते हैं और उसके बाद ये पूरे प्रोग्राम को हम लोग 2 एपिसोड में करेंगे कि पहला कि मोहन भागवत जी के भाषण में वो 10 प्रमुख बातें क्या थी, और दूसरा उन बातों का बीजेपी और एनडीए की सरकार 3.0 और खासकर मोदी जी में क्या प्रभाव डाला है। क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? क्या यह सरकार मोहन भागवत जी के इन सुझावों या इनके लताड़ों, जो कह लीजिए आप, को अमल में लाएगी? एक चीज़ बताते चलें कि बड़े आश्चर्यजनक रूप से मोहन भागवत जी के पूरे बयान को, पूरे भाषण को मेन मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उसने बहुत प्रमुखता से जगह नहीं दी है। पता नहीं क्या वजह था, या सरकार के द्वारा कोई निर्देश था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया आज की तारीख में किसके नियंत्रण में है, या कोई और बात थी, यह तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार का कवरेज मिलना चाहिए था, उस प्रकार का कवरेज नहीं मिला, ना कि बाद में उसके अंश आने शुरू हुए। इन्होंने गुरु अर्जुन देव, बिरसा मुंडा और महाराणा प्रताप की जयंती का उल्लेख करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, और 10 चीज़ों पर जो चर्चा की उसको हम बता देते हैं। पहली चीज, अहंकार, और ये प्रत्यक्ष रूप से, ना कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बताया कि जिस प्रकार से चुनाव में अहंकार का प्रयोग हुआ वह उचित नहीं था, और ये उनका इशारा मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार आदि जो नारे गढ़े गए उसकी तरफ था। दूसरी चीज, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि इस चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं किया गया, और ये बात उन्होंने बहुत सही कही है। मतलब प्रधानमंत्री स्तर का कोई राजनीतिज्ञ चुनाव में अपने भाषण में जिस तरह की बातें, जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह के रेट्रिक्स का प्रयोग किया, वह मर्यादा के बिल्कुल विपरीत था। तो इसका खास करके वो लोग उल्लेख उन्होंने किया, और ये सीधा बीजेपी और मोदी पर अटैक था। तीसरी चीज, उन्होंने मणिपुर का विशेष तौर पर उल्लेख किया कि मणिपुर 1 साल से अधिक हो गया वो जल रहा है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, और इसका तुरंत परिणाम भी आया। मैं उस पर अलग से विवेचना भी करूंगा कि गृह मंत्री जी ने
पुलिस प्रमुख सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित मणिपुर के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी सहित कैबिनेट सेक्रेटरी सहित सबको बुलाया और आश्चर्यजनक रूप से उसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। मैसेज साफ था। इसका मतलब है कि क्लियर कट ये बात है कि मोहन भागवत जी के हिदायत का असर दिखना शुरू हो गया है। चौथी चीज, इन्होंने खासकर जो बीजेपी का आईटी सेल है उस पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। और बीजेपी का आईटी सेल जिस प्रकार से चुनाव में फॉल्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए झूठ का प्रचार किया, झूठ का प्रसार किया, वीडियो हो चाहे उसकी ऑडियो हो चाहे अन्य चीज़ों का जिस प्रकार से प्रचार किया, उसका बहुत कठोर रूप से भर्त्सना किया है मोहन भागवत जी ने। उन्होंने यह कहा कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग असत्य फैलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यह शिक्षा का दुरुपयोग है। पांचवी चीज़ है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और वो स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप काम कीजिए लेकिन इसका श्रेय मत लीजिए। और यह भी इशारा नरेंद्र मोदी जी पर था कि हर चीज के लिए अपना श्रेय लेना है। मैंने एक बार कहा था कि एक शब्द है मैं, और ये मैं शब्द जो है अहंकार का प्रतीक है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के 10वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं का प्रयोग करने का विशेषाधिकार सिर्फ ईश्वर को है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। तो काम करिए लेकिन उसका श्रेय मत लीजिए। छठी चीज, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही और कहा कि ये जो संसद बना है, संसद सर्वानुमति लेकर देश के लिए काम करने के लिए बना है। लेकिन चूंकि दल आपस में प्रतिस्पर्धा करके आते हैं इसलिए सर्वानुमति तो नहीं बन पाता है, इसीलिए बहुमति का आसरा लिया जाता है, बहुमत का आसरा लिया जाता है। और इसी का उल्लेख करते हुए उन्होंने सातवीं बात यह कही, और खास करके मुझे यह लगता है कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात, और जब बीजेपी और मोदी जी कुछ कहते हैं तो इनके जो सेकंड थर्ड रैंक के जो नेता हैं उसमें और मिर्च मसाला लगा करके उसको और हाई पिच पर और हाई मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पर बोलना, हाई स्केल पर बोलना शुरू कर देते हैं। ये राजनीतिक दलों की बीमारी है, वो सब जगह वही बीमारी है। तो बीजेपी के अध्यक्ष और मोदी जी ने अगर ऐसा कुछ कहा तो वो केंद्रीय स्तर पर जो अलग अलग नेता और राज्यों के नेता, तो उसमें होड़ मच जाती है कि उसमें कौन कितना स्कैथिंग अटैक कर सकता है। तो कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत करने की जो बात कही थी उस पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रजातंत्र में हर मामले का, हर सिक्के का दो पहलू होता है। इसलिए उन्हीं के शब्दों में विरोधी दल कहना उचित नहीं है, उसको प्रतिपक्ष कहना चाहिए, और जो प्रतिपक्ष कहता है उस पर भी विचार होना चाहिए। और ऐसा इसलिए है ताकि किसी मामले का एक पक्ष सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष दूसरा पक्ष, प्रतिपक्ष दूसरा पक्ष कहता है, और उसके बाद सही निर्णय हो। तो उन्होंने प्रतिपक्ष शब्द का प्रयोग करते हुए हिदायत दी और इसका असर भी दिखने लगा। अन्यथा अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी के खिलाफ रेटरिक का बाढ़ आ जाता है, लेकिन वो आप देखिए इसका असर कि वो थम गया। अभी कोई नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। आठवीं चीज, उन्होंने भारतीय समाज में छुआछूत, पिछड़ापन और जो समाज अभी वंचित है उस पर प्रकाश डाला और एक्सेप्ट किया कि हमने ही अपने बंधुओं को,
अपने भाइयों और सखा को, इसी शब्द का प्रयोग संभवतः उन्होंने किया, को अपने से दूर किया, उनको गले लगाने, उनको हृदय में लाने का समय आ गया है। तो ये 8वीं बात उन्होंने ये कही। 9वीं बात उन्होंने जो बार बार मोदी जी 5 ट्रिलियन इकॉनमी और 2047 का भारत, विकसित भारत, हालांकि एक अच्छी बात है, भारत ने प्रगति की, और इसी को उन्होंने रिएट्रेट किया। श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि इन 10 वर्षों में काम हुए हैं और विश्व जिन मानकों पर विकास के पैमाने को तय करती है, उन मानकों पर हम आगे बढ़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी चुनौतियां समाप्त हो गई। और एक इशारा था बीजेपी कि अभी आपके पास बहुत चैलेंजेज हैं। चीन का बात उन्होंने विशेष तौर पर किया, क्लाइमेट चेंज की बात की, और अंत में उन्होंने भारत की संस्कृति, टॉलरेंस और जो संघ को अनावश्यक खींचा गया चुनाव में कथित रूप से, उस पर बात कही। मोटे तौर पर यह बीजेपी के लिए एक आई ओपनर था। जिस प्रकार से जेपी नड्डा का अपरिपक्व, राजनीतिक रूप से आत्मघाती और अनावश्यक बयान आया आरएसएस पर, मुझको लगता है कि इससे बीजेपी बहुत दुखी थी, और इसमें जो 2-3 चीज़ें आई हैं वो उसी की ओर इशारा करती है। मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि कदाचित जेपी नड्डा के पास न तो बीजेपी का अध्यक्ष का कुर्सी रहेगा और न ही उनको मंत्रिपरिषद में जगह दी जाएगी। बहरहाल अध्यक्ष तो अब नहीं रहेंगे, उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। लेकिन राजनीति में कई बार होता है कि अगर ऑल ऑफ ए सडन आप हटा देते हैं तो उसका मैसेज भी खराब जाता है। लेकिन मुझको जो राजनीतिक समझ है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले समय में जेपी नड्डा के पर कतरे जाएंगे। स्मृति ईरानी पर भी मैसेज था अहंकार को लेकर के। जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने यूपी में अपने बड़बोलेपन, अपने अहंकार और अपने गैर मानक राजनीतिक व्यवहार से बीजेपी को घात पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, और उसके कारण उनको बिल्कुल मुंहतोड़ हार मिली, शर्मनाक हार मिली, उसने भी बीजेपीएन रैंक एंड फाइल को ये बात बताई है। तो मुझको लगता है कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत वेल इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी से भी, विचारों से भी, मैन पावर से भी, और विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन से भी। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो मंथन होगा या हो रहा होगा, उसमें 3 चीज़ें तय हैं। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर और संसद में बीजेपी के व्यवहार में आशातीत परिवर्तन होगा, और वो दिखना शुरू हो गया है। यदि आप 10 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को देखें और उसके बाद बीजेपी के अन्य नेताओं के वक्तव्य सुने और पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट कल ही विजय सिन्हा जी से एक इंटरव्यू कोई चैनल ले रहा था, तो उसमें उनसे अपने आदत के अनुसार उन्होंने नीट एग्ज़ाम के लिए सीधे आरोप लगाया तेजस्वी पर। उस पर जब टीवी के एंकर ने धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रतिक्रिया मांगी, तो उनकी जो प्रतिक्रिया आई उससे यह स्पष्ट हो गया कि मोहन भागवत का मैसेज रैंक एंड फाइल में जा चुका है। उन्होंने बड़े सहज अंदाज में उस प्रश्न को डक करते हुए, उस प्रश्न को स्केप करते हुए बताया कि उनके लिए अभी महत्वपूर्ण 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य है। तो इससे समझना चाहिए। तो पहली चीज़ मैंने कहा, 4 जो अंतर आएंगे। पहला, पार्लियामेंट में बीजेपी का, मोदी जी का जो राजनीतिक व्यवहार है उसमें परिवर्तन होगा। दूसरा, बीजेपी रैंक एंड फाइल में
जितने बयानवीर हैं उनके साइज कट किए जाएंगे। तीसरा, इनका जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उस पर लगाम लगाई जाएगी और ये फॉल्स न्यूज़ का जो रेटरिक्स है इस पर रोक लगेगा। और चौथी और अंतिम चीज़ ये कि विपक्ष एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। इसको एक्सेप्ट करते हुए जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, चाहे वो राहुल गांधी बने या कोई और बने, उसको लेकर के उसमें गंभीरता रहेगी, उसको भी समय दिया जाएगा और स्पीकर भी इस बात को, जो भी चुने जाएंगे, इस बात को समझेंगे। और इसलिए मुझको लगता है कि श्री मोहन भागवत जी का जो 10 तारीख को दिया गया वक्तव्य है, भाषण है, उसके बड़े दूरगामी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक प्रभाव बीजेपी पर इन पर्टिकुलर और एनडीए पर ऑन द होल पड़ने वाला है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।